हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझते हैं लीनियर इनइक्वेशंस जो क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 है। इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशंस के बारे में समझेंगे और ये नॉर्मल इक्वेशन से कैसे डिफरेंट है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये इस वीडियो के अंदर हम पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे इसके सॉल्यूशन का, वो भी अच्छे से समझेंगे। तो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए और फाइनली आपको जो है इसके बारे में अच्छे से पता चल जाएगा और आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं लीनियर इनइक्वेशंस। देखिए यहाँ पे दो वर्ड है, लीनियर और इनइक्वेशंस। लीनियर का मतलब होता है सिंगल वेरिएबल, जैसे कि ax प्लस बी इज इक्वल टू सी। सिंगल वेरिएबल, उसकी पावर भी है 1, ठीक है। तो इसको लीनियर कहते हैं। लीनियर का सिंपल से ये मतलब होता है कि x की जो पावर है, जैसे पावर ऑफ x इज इक्वल टू 1। मैक्सिमम पावर ऑफ x जो है वो अगर इक्वेशन में 1 होगी तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि सपोज दैट 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 6 या 4x प्लस समथिंग कुछ भी ले लीजिए, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों इक्वेशन में आप ये देखेंगे कि x की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसलिए इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन की बात हम कर रहे हैं। हमें अभी इन इक्वेशन नहीं पढ़ा है, अभी हम इक्वेशन की बात करेंगे, क्योंकि ये आप इससे आप फैमिलियर होंगे। इस टाइप के आपने लीनियर इक्वेशन जो सॉल्व किया होगा इन सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है। जैसे सिंगल वेरिएबल मतलब इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। लाइक कोई भी, जैसे ax हम जनरल लीग फॉर्म लेते हैं, ax प्लस बी इक्वल टू सी। ये लीनियर भी है क्योंकि x की जो पावर है इसमें क्या है, 1 है, और वेरिएबल भी सिर्फ x है, यानी सिंगल वेरिएबल क्या है, x है। ए एंड बी जो क्या है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे कि इसी को अगर हम एक सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ax प्लस ax b एंड ax एंड b एंड c सारे कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए a की जगह 2 है, b की जगह 3 है और c की जगह 5 है। तो यहाँ से आपको दो चीज़ क्लियर हो गई कि एक जो है सिंगल वेरिएबल का क्या मतलब हुआ कि उस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, यानी x जो है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सेकंड चीज़ कि लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि x की जो पावर है वो मैक्सिमम जो x की पावर है इक्वेशन में वो 1 है, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन और लीनियर इन इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है। लीनियर इन इक्वेशंस, लीनियर इन इक्वेशंस, और यहाँ पे हम लिखेंगे लीनियर इक्वेशन जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। लीनियर दोनों में कॉमन है, यानी कि लीनियर क्या है, x की पावर जो होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर जो होगी, पावर ऑफ x क्या होगी, इज इक्वल टू 1। यहाँ पे भी पावर ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो ये हमारा मैक्सिमम पावर हम कहेंगे, पावर ऑफ x नहीं, मैक्सिमम पावर ऑफ x, ठीक है। यानी कि उस इक्वेशन में x की जो मैक्सिमम पावर होगी, मतलब पूरे इक्वेशन को देखेंगे उसमें x की जो मैक्सिमम पावर होगी वो 1 होगी। सेकेंड चीज़, अब यहाँ पे इन इक्वेशन है, यहाँ पे इक्वेशन है, तो इसमें यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू का साइन होगा। अभी सब एक्सप्लेन करेंगे एक एक चीज़। तीसरी चीज़, यहाँ पे रेंज ऑफ वैल्यू मिलेगी आपको, यहाँ पे सिंगल वैल्यू मिलेगी, ठीक है, ऑन सॉल्विंग।
सॉल्व करने पे आपको यहाँ पे रेंज ऑफ वैल्यूज़ मिलेगी, यहाँ पे सिंगल वैल्यू मिलेगी एक्स की, वेरिएबल की। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप जो है ध्यान रखेंगे। अब यहाँ क्या हम क्वेश्चन को कैसे इन इसको जो है हम वेरिएबल्स के रिप्रेजेंट कैसे करेंगे दोनों चीज़ को। देखिए, इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है ए एक्स प्लस बी, या तो हम ग्रेटर देन सी लिखें और ए एक्स प्लस बी लेस देन सी लिखें, ए एक्स प्लस बी और करके ग्रेटर देन इक्वल टू सी लिखें और ए एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल टू सी लिखें। इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें सिंपल सा एक ही चीज़ है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब इसमें देखिए दोनों में यहाँ पे डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। इन सारे इक्वेशन में हमने इज इक्वल टू को यूज़ नहीं किया है, या तो ग्रेटर देन लिखा है या तो लेस देन लिखा है, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है या तो लेस देन इज इक्वल टू लिखा है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू लिखा है, यहाँ पे हमने सिर्फ इज इक्वल टू का साइन लिखा है, तो साइन में डिफरेंस है। इनइक्वालिटी का मतलब ही होता है, इनइक्वालिटी का मतलब होता है लेस देन ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। ठीक है, इसको कहते हैं इनइक्वालिटी। इन सारे को क्या कहते हैं हम, इनइक्वालिटी साइन। ठीक है, इनइक्वालिटी साइन। ये जहाँ पे भी इक्वेशन में इस तरह के साइन आपको प्रेजेंट होंगे ना, वो आप बोल दीजिएगा कि इनइक्वालिटी। इक्वेशन क्या है वैसे, वो इनइक्वालिटी है, वो लीनियर इक्वेशन नहीं है, वो लीनियर इनइक्वालिटी है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अब एक एक चीज़ ये करेंगे कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। देखिए, इस जो इनइक्वालिटी वाली जो साइन है ना, जितना भी आपने देखा, ग्रेटर देन है, लेस देन है, इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन। इसको क्या कहते हैं, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन क्यों कहते हैं, देखिए ये साइन जब आप ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये इधर इसका माउथ जो है ओपन है, तो कोई भी जो इधर वैल्यू होगी वो इधर की वैल्यू से, सपोज दैट अगर ए है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ बी है, तो यहाँ पे देखिए माउथ इसका ओपन है ना, ओपन माउथ है ना, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, इस वाली वैल्यू से बड़ी होगी। अगर हम ऐसे लिखें इसको तो 5 ग्रेटर देन 4, 5 4 से बड़ा है। ठीक है, समझ में आया। इसी तरह लेस देन, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेस देन को क्या है, अब माउथ जिधर ओपन है उस साइड की वैल्यू और जिधर माउथ क्लोज्ड है, यानी कि इस साइड की वैल्यू जो है इस साइड की वैल्यू से छोटी होगी। जैसे कि इधर जो भी वैल्यू होगी वो इस साइड की वैल्यू से बड़ी होगी, या तो ऐसे समझें या फिर ये समझें कि इस साइड जो भी हम रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, वो इस साइड की वैल्यू से छोटी होगी। जैसे 3 और 4, ये करेक्ट है। 5 6, जिधर क्लोज माउथ है ना, उस साइड की वैल्यू ओपन माउथ के साइड की वैल्यू से छोटी होती है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन। माउथ ओपन तो उस साइड की वैल्यू बड़ी होगी, माउथ क्लोज यानी उस साइड की वैल्यू छोटी होगी। अब इसी में एक और चीज़ आती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों चीज़, इसको ग्रेटर देन भी और इक्वल टू। अब अगर यहाँ पे जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे, दोनों जगह हमको वैल्यू रखना है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। ये क्या बताता है कि ए या तो बी के बराबर होगा या बी से बड़ा होगा। ठीक है, अगर हम इसको और अच्छे से समझें, हमने
0 1 2 3, नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, -1 -2 -3। मैंने b को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो a जो बोल रहा है कि या तो इसके बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। इससे बड़ा का मतलब राइट हैंड साइड में मूव करते जाएंगे, और इसके बराबर यानी ऐसे, इसके बराबर, और किधर की तरफ मूव करेंगे, राइट हैंड साइड। यहाँ पे देखिए दो चीज़ आपको ध्यान देना है। जब भी इक्वल टू का साइन आता है ना, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लोज्ड सर्कल से। ये बता रहा है कि ए जो है बी के बराबर होगा या तो बी से बड़ा होगा। तो हमको बताना है कि बी के बराबर, तो हमने ये मतलब क्लोज सर्कल से ये रिप्रेजेंट कर दिया कि ए की वैल्यू बी के बराबर है। सेकेंड चीज़ हमने ये भी शो किया है कि ए साथ में बी से बड़ा भी है। अब इधर मूव करेगा ये, तो ये भी शो कर रहा है कि ए क्या होगा। अब हम इसे पूरा ए कहेंगे, या तो बी के बराबर या तो बी से बड़ा। ये पूरा ए का रेंज है, कहाँ से कहाँ तक, बी से बराबर या बी से बड़ा, ठीक है। तो रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। फिर एक लास्ट जो साइन आता है वो क्या आता है, ए लेस देन इक्वल टू बी, लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। इसमें देखिए ए लेस देन इक्वल टू बी। अब इसको भी हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3, फिर इधर -1 -2 -3। हम कोई भी एज्यूम करते हैं अभी, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं सपोज करता हूँ बी को, फिर हम यहाँ पे 1 ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बी को ऐसे डिनोट कर देते हैं, बी इस पॉइंट पे है नंबर लाइन पे, ठीक है। अब ए जो बता रहा है वो क्या कह रहा है कि या तो बी के बराबर है या बी से छोटा है। और यहाँ पे जो इक्वल टू का साइन है वो हमें ये दिखाता है कि हमको रिप्रेजेंट करना है क्लोज्ड सर्कल से। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि b के बराबर है, तो b के बराबर है तो हमने उसको क्लोज्ड सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। a के वैल्यू b के बराबर है, ये दिखा रहा है। साथ में दिखा रहा है कि a जो है या तो b के बराबर है या तो b से छोटा है। छोटे के लिए हमें क्या जाना कि पीछे के साइड मूव करेंगे ऐसे, ठीक है। अब ये जो सारी रेंज आएगी ना, ये क्या कहलाएगी, a की वैल्यू। अब ये क्या, इस ग्राफ से क्या रिप्रेजेंट शो कर रहा है कि ए, हम बस अगर इस ग्राफ को ही देखेंगे ना तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए या तो बी के बराबर होगा या बी से छोटा होगा। यानी ए की एक रेंज है। यहाँ पे एक और चीज़ समझते हैं, ए कोई कांस्टेंट नहीं आ रहा है, ए कोई कांस्टेंट नहीं आ रहा है कि भाई 1 है 2 है 3 है, ऐसे नहीं है। पूरी ए क्या है, सॉल्यूशन ऑफ ए क्या है, एक रेंज है, रेंज ऑफ वैल्यू है, रेंज ऑफ वैल्यूज है। जो वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, बी के बराबर और बी से छोटा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम दो चीज़ और करेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम अभी तक तो आपने साइन समझ लिया, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं इनइक्वालिटी का। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफ पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑफ इनइक्वेशंस, सॉल्यूशंस ऑफ इनइक्वेशंस, ठीक है। देखिए एक होता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, एक होता है नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है। जैसे कि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे दो टाइप की, एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी किसे कहते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, और एक होती है नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज।
सिर्फ नाम से घबराइए मत, देखेंगे तो बात वही है, बस उसके लिखने का टर्म ये है। देखिए स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, इनको जो टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज होती है स्ट्रिक्ट और नॉन स्ट्रिक्ट, ये डिपेंड करते हैं इनइक्वालिटी साइन पे। जब हम ऐसे इनइक्वालिटी पढ़ते हैं और ठीक है, तो ये आएंगे सारी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज में, ठीक है। और नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज में देखिए नॉन स्टिक इनइक्वालिटीज और इनइक्वालिटीज ठीक है। सिर्फ क्या है, साइन का डिफरेंस है, इसमें ग्रेटर देन, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें लेस देन, इसमें लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इनका जो होता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ का और नॉन स्टिक इनइक्वालिटीज़ का, इसमें ज़ीरो से ओपन सर्कल रिप्रेजेंटेशन होगा, इसमें क्लोज्ड सर्कल रिप्रेजेंटेशन होगा। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, क्लोज्ड सर्कल रिप्रेजेंटेशन होगा। कैसे होगा समझते हैं। जैसे अगर हम बोलें कि a लेस देन b है, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं a लेस देन इक्वल टू b है, ठीक है। बस ऐसे ही समझिएगा। हमने नंबर लाइन दोनों के लिए ड्रॉ करी, 1 2 3 -1 -2 -3। इसके लिए भी नंबर लाइन ड्रॉ करें, 0 1 2, इसके लिए -1 -2, ठीक है। a लेस देन b है, हमने b को कोई भी पॉइंट इस नंबर लाइन पे, हमने b को कहीं पे भी हम फिर यहीं पे ले लेते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। b को हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया। यहाँ पे a लेस देन b है, यानी कि b की जो वैल्यू होगी, और देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है ना, तो जब भी इक्वल टू का साइन नहीं है तो हमको ये दिख रहा है कि b की वैल्यू a की वैल्यू b से लेस देन है, लेकिन b के बराबर नहीं है। तो जब b के बराबर नहीं है तो उसको हमको ऐसे दिखाते हैं, 0, मतलब ओपन सर्कल। इस ओपन सर्कल का मतलब ही होता है कि a जो है b के बराबर नहीं है, लेकिन ये जो लाइन हमें दिखा रही है, ये क्या दिखा रही है, हाँ b के बराबर नहीं है लेकिन b से छोटा है। तो देखिए बहुत ईजी, बहुत समझिएगा, a की वैल्यू b के बराबर नहीं है क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, तो हमने यहाँ पे इस ओपन सर्कल ये रिप्रेजेंट करता है कि a की वैल्यू b के बराबर नहीं है। साथ में ये भी रिप्रेजेंट करना है कि a की वैल्यू b से लेस है, तो a की वैल्यू पीछे के साइड होगी b से, मतलब b की जो भी वैल्यू होगी उससे छोटे के साइड में होगी। यानी 0 हो सकती है, -1 हो सकती है, -2, हमें पता नहीं है, लेकिन जो भी रेंज होगी, जो भी वैल्यू होगी, वो इसी रेंज में आएगी। इधर इसको देखिए, दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे सिर्फ एक साइन लग जाने की वजह से हम ओपन सर्कल की जगह क्लोज सर्कल, और हमारी जो a की वैल्यू होगी, क्लोज सर्कल यानी ये दिखाता है कि a की वैल्यू b के बराबर भी हो सकती है, लेकिन b से छोटी भी हो सकती है। तो ये दिखा रही है लाइन पीछे के साइड जो जा रही है कि b से छोटी है, यानी कि 0 -1 -2 कुछ भी हो सकती है, और इक्वल टू 1 भी हो सकती है। यहाँ पे अगर हम दिखाएं, अगर हम रेंज ऑफ वैल्यू लिखें, सपोज दैट हम अज्यूम करें, एक रेंज बना दें वैल्यू का, b का, a का, जो सोल्यूशन आएगा वो देखिए मैक्सिमम 0 हो सकती है, नहीं मैक्सिमम 1 हो सकती है, क्योंकि हमने बोला ना कि b के बराबर हो सकती है, फिर 0 हो सकती है, -1 हो सकती है, -2 हो सकती है, -3 एंड सो ऑन। कोई लिमिटेशन नहीं है क्योंकि ये रेंज होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम सेट तैयार करेंगे कि कितनी इसकी a की जो है रेंज क्या होगा, किस रेंज के अंदर a की वैल्यू लाई करेगी, ठीक है, रेंज हम डिसाइड करेंगे। तो देखिए
क्या यहाँ पे ए की वैल्यू 1 हो सकती है? नहीं, क्योंकि ओपन सर्कल है और इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1 नहीं होगी, 1 से छोटी होगी। तो 1 से छोटी 0 होगी, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इस साइड में चले, जो भी वैल्यू होगी वो 0 और 0 से छोटे के साइड में। यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी 1 और 1 से छोटे के साइड में। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा एकदम अच्छे से, क्योंकि ये चीज़ अगर बारीक चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी ना, तो आप इन इक्वेशंस सॉल्व नहीं कर पाएंगे और आपके जो आंसर आएंगे वो गलत आएंगे, क्योंकि उसमें हमेशा रेंज पूछता है, ठीक है, कि एक लाई कितने से कितने के बीच में करेगा, यही इसका आंसर होता है। तो ये साइन ही आपको अच्छे से समझना है। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो शेडेड पोर्शन है, यानी कौन सा रेंज है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएँ, बस इतनी सी चीज़ आपको ध्यान देना है। बाकी अब आपने समझ लिया सारे साइन, इन इक्वेशंस किसे कहते हैं ये भी समझ लिया। इन इक्वेशंस क्यों करते हैं? क्योंकि इज इक्वल टू का साइन ना होके हम इन इक्वेशंस वाले साइन यूज़ करते हैं। जो भी इक्वेशन होती है उसमें इस तरह के साइन प्रेजेंट होने की वजह से हमको इसको कहते हैं लीनियर इन इक्वेशन। उसका मतलब क्या हो गया, उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें कुछ चीज़ें, सिंपल सी चीज़ें हम आपको और चीज़ें बताएंगे कि रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट क्या होता है। रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है ये पहले समझिए। देखिए, रिप्लेसमेंट सेट आपको क्वेश्चन में दिया होता है। जैसे रिप्लेसमेंट सेट क्या कहते हैं कि सेट फ्रॉम विच वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आर चूजन इज कॉल्ड द रिप्लेसमेंट सेट। From which values of the variable are chosen is called the replacement set। जैसे ये आपको क्वेश्चन में देता है, जैसे क्वेश्चन जब आप क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो क्वेश्चन में एक वो बोलेगा कि सब यहाँ मतलब एक कोई सेट दे देगा, जैसे ये बोल देगा कि रिप्लेसमेंट सेट कुड भी नेचुरल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 है ना, या होल नंबर हो सकता है जैसे कि 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, या फिर आपका इंटीजर हो सकता है। इंटीजर मतलब -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, या फिर आपका रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, रियल नंबर में आपका क्या आ जाएगा, आपका रैशनल इरेशनल दोनों नंबर आ जाएंगे। तो यानी कि इंटीजर प्लस ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा लिखना पॉसिबल नहीं है। इंटीजर प्लस जो भी रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं वो सब आ जाएंगे इसके अंदर। अब आप देख रहे हैं कि ये एक बड़ा सा क्या है, रेंज है, इसको रिप्लेसमेंट सेट कहते हैं। देखिए, जो भी आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना तो बोलेगा कि वो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो इसी सेट के अंदर से आपको पिक करना पड़ेगा। जैसे जब आप रेंज सॉल्व करेंगे, अभी हम इसको आगे समझेंगे, रिप्लेसमेंट से बस इतना समझिए कि क्वेश्चन में दिया होता है और इसी के अंदर से आपको जो है एक्स की जो वैल्यू होती है, वो रेंज जो होती है वो आपको फाइंड करनी होती है, या फिर वो आपको जो है चूज़ करनी होती है। ठीक है, जब आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपका एक्स का रेंज आएगा, लेकिन एक्स का रेंज इस रेंज के अंदर लाई करना चाहिए, या इस रेंज के अंदर होना चाहिए, या इस रेंज के अंदर होना चाहिए, मतलब इसी में से आपको एक्स की वैल्यूज़ जो पिक करनी होती है। तो ये रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, फ्रॉम विच वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल आर चूजिंग, इसमें से वेरिएबल की वैल्यू हम चूज़ करते हैं। और सॉल्यूशन सेट क्या होता है, सॉल्यूशन सेट क्या होगा, जो वैल्यूज़ ऑफ एक्स होगा, वैल्यूज़ ऑफ एक्स, या फिर ये कह लीजिए रेंज ऑफ एक्स। अभी इसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो और आपको क्लियर होगा, बस यहाँ पे आप इसको डेफिनेशन के तौर पे इसको समझ लीजिए कि रिप्लेसमेंट सेट हमें क्वेश्चन में दिया होता है, सॉल्यूशन सेट हम फाइंड करते हैं। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारी एक्स की जो रेंज आती है, फिर हम उस रेंज में
इस रिप्लेसमेंट सेट से उस रेंज की वैल्यू हम पिक करते हैं। ठीक है, अभी आगे इसको समझेंगे। सपोज दैट हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं, क्योंकि एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा आपको। सपोज हम ये लेते हैं कि x की जो वैल्यू है वो लेस देन 3 है। ठीक है, हमारा सॉल्यूशन आ गया, हमने कोई इक्वेशन सॉल्व किया, उसमें हमारा सॉल्यूशन आया कि x की वैल्यू लेस देन 3 है। रिप्लेसमेंट सेट आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन में देगा रिप्लेसमेंट सेट अगर आपका दे रहा है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रिप्लेसमेंट सेट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसी में से आपको जो है x की वैल्यू चूज़ करना है, और हमारा जो सॉल्यूशन आ रहा है x लेस देन 3। तो अब बताइए हमारा जो सॉल्यूशन x लेस देन 3 है, इस रिप्लेसमेंट सेट से वो कौन सी वैल्यू है जो x से 3 से कम है। मतलब इस सेट में वो x की वो कौन सी वैल्यू है, वो सारी वैल्यू आएंगी जो 3 से कम होंगी। अब 3 से कम कौन कौन है इसमें, 2 है, 1 है, 0 है, यानी हमारा x का जो आंसर हो जाएगा ये है। अब आपको देख रहे हैं, समझ में आ रहा है। ये तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करके आपको मिल गया x लेस देन 3। रिप्लेसमेंट सेट उसने दिया तो क्वेश्चन में कि हमारे पास रिप्लेसमेंट सेट है, मतलब एक सेट है वैल्यूज़ का। तो हमारे पास ये आया था कि x की वैल्यू लेस देन 3 होना चाहिए। अब इस रिप्लेसमेंट सेट में से हमें वो सारे नंबर पिक करने हैं जो 3 से कम है। 3 से कम हमने सारे नंबर पिक कर लिए इसमें से, और हमारी यही क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। तो ये हमारा हो गया सोल्यूशन सेट, ये हमारा हो गया रिप्लेसमेंट सेट। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट हमें फाइंड करना होता है, रिप्लेसमेंट सेट किया होता है जिसमें से वैल्यूज ऑफ x हमें चूज करना होता है अकॉर्डिंग टू द इनइक्वालिटी साइन। ठीक है, सपोज दैट एक और ले लेते हैं फटाफट। रिप्लेसमेंट सेट हम लेते हैं, हमने कोई भी रिप्लेसमेंट सेट क्वेश्चन में दे दिया उसने, -2 -1 0 1 2, इतना, ये रिप्लेसमेंट सेट दे दिया। रिप्लेसमेंट सेट उसका देने का मतलब ही यही हो जाता है कि आपकी जो x की वैल्यू आनी चाहिए ना, या आपकी रेंज आनी चाहिए, वो इसी रेंज के अंदर होनी चाहिए, इससे बाहर नहीं जानी चाहिए। यानी हमें x की जो वैल्यू होगी उसने कहीं ना कहीं आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ऐसे तो अगर आप सोचिए कि x लेस देन 3 है, तो 3 से जितने भी छोटे नंबर होंगे वो इनफाइनाइट तक जाएंगे, लेकिन रिप्लेसमेंट सेट देने पर वो हमारी हेल्प करता है कि वही वैल्यू लिखो जो इस रेंज के अंदर आ रही है या इस सेट के अंदर आ रही है। अब जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं x लेस देन 0। ठीक है, अब ये x लेस देन 0 का मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम रिप्लेसमेंट सेट को थोड़ी देर के लिए छुपा दें, तो x लेस देन 0 ये इनफाइनाइट हो जाएगा ना, -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे करते 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। कोई एंड है नहीं है, इसका एंड नहीं है, तो एक लंबा रेंज होगा। लेकिन रिप्लेसमेंट सेट देने की वजह से वो हमें एक रिस्ट्रिक्ट कर देता है, थोड़ा सा रिफाइंड वैल्यू देता है। अब इसमें क्या है, x लेस देन 0 है, लेकिन लेस देन 0 होने चाहिए, लेकिन इस रेंज के अंदर ही रहनी चाहिए वैल्यूज रिप्लेसमेंट सेट। तो अब लेस देन 0 में इसमें कहाँ कितने टर्म्स हैं, -1 और -2, यानी x की जो वैल्यू हो जाएगी ये रेंज हो जाएगा, -1 हो सकता है, -2। अब देखिए ये दोनों चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है ना, x लेस देन 0 है, हाँ 0 से छोटे हैं। दोनों चीज सेकेंड चीज कंडीशन ये है कि रिप्लेसमेंट सेट का पार्ट होना चाहिए, पार्ट है, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो रिप्लेसमेंट सेट बस आपको इतनी हेल्प करता है कि x की लिमिटेड वैल्यू आपको देता है, अदरवाइज आपके पास x का एक लंबा रेंज हो जाएगा। ठीक है, एक और हम सॉल्यूशन देखते हैं कि देखिए 4 5, अगर हम रिप्लेसमेंट सेट है, ये रिप्लेसमेंट सेट है हमारे पास। चलिए हम रिप्लेसमेंट सेट इसी को लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट सेट हमारे पास ये है, और हमने जो आपसे पूछा कि x ग्रेटर देन 3 है ना,
इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? सॉल्यूशन सेट क्या होगा? ये तो आपको मिल गया x ग्रेटर देन 3 है, लेकिन सॉल्यूशन सेट की बात करें, सॉल्यूशन सेट के अंदर कौन कौन सी वैल्यू होगी? तो अब आप सोचेंगे कि x ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या होता है? 4, 5, 6, 7, कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट। लेकिन हमारी जो वैल्यू होनी चाहिए वो रिप्लेसमेंट सेट का पार्ट होना चाहिए। हमें रिप्लेसमेंट सेट से चूज करना है विद दिस कंडीशन, इस कंडीशन के साथ। यहाँ पे देखिए 3 से बड़ा, इसमें कोई नंबर है 3 से बड़ा? कोई भी नंबर नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 5। 5 का मतलब होता है नल, कुछ भी नहीं। ठीक है, देखिए अब सॉल्यूशन सेट आपका 5 आया, लेकिन अगर हम नॉर्मली सोचें तो x की वैल्यू ग्रेटर, एक वेरिएबल की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, तो कुछ भी हो सकती थी ना। लेकिन हमारा 5 आंसर क्यों हो गया? क्योंकि हमें जो भी सॉल्यूशन लिखना है वो रिप्लेसमेंट सेट का पार्ट होना चाहिए। आई होप अब आपको इस एग्जाम्पल से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, सॉल्यूशन सेट क्या होता है और इसका क्या रोल है। चलिए हम आगे और बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ सारी चीज़ें हो गई, सारी चीज़ें हो गई। अब है रूल्स ऑफ सॉल्विंग। चलिए इसको न्यू पेज पे समझते हैं। न्यू पेज पे समझेंगे रूल्स ऑफ सॉल्विंग इन इक्वेशंस। बहुत इजी होता है, बस ध्यान दीजिएगा। इन इक्वेशंस, अब देखिए हर एक टर्म का मतलब समझ गए। इन इक्वेशन मतलब हमारे पास जो भी इक्वेशन होंगे उसमें इस तरह के, इस तरह के, इस तरह के और इस तरह के साइन होंगे इक्वेशन। साथ में लीनियर, सॉल्विंग लीनियर इन इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर का मतलब हो गया क्या? लीनियर का मतलब हो गया मैक्सिमम पावर ऑफ x इज इक्वल टू 1। ठीक है, लीनियर का मतलब। अब देखिए रूल्स ऑफ सॉल्विंग इन इक्वेशंस, हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। नहीं, पहले रूल्स इसका समझ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के थ्रू हम सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। ठीक है, देखिए रूल्स में क्या है पहला, आई होप आपको सही दिख रहा होगा कि नहीं। ठीक है, रूल्स में पहला देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से लिखा है, आप इसको पहले समझिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा एग्जाम्पल के थ्रू। परेशान होने की जरूरत नहीं, बस अच्छे से समझिए। देखिए रूल्स ऑफ सॉल्विंग इन इक्वेशंस में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल क्या कहता है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड डज नॉट चेंज द इनइक्वालिटी। एडिशन एंड सब्ट्रैक्टिंग सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड। अब इसका क्या मतलब है? डज नॉट चेंज द इनइक्वालिटी। देखिए अगर हम कोई भी जैसे 2x ग्रेट लेस देन 5 है, इसमें बोल रहे हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड डज नॉट चेंज द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मतलब ये साइन को चेंज नहीं करता है। अगर हम दोनों साइड 1 ऐड करें तो इनइक्वालिटी चेंज हुई नहीं, और दोनों साइड हम 1 सब्ट्रैक्ट करें देखिए इनइक्वालिटी का जो साइन है ना वो चेंज नहीं हुआ। तो यानी कि अगर इक्वल नंबर एडिशन ऑफ मतलब अगर शॉर्ट फॉर्म लिखें एडिशन ऑफ सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड does not change the inequality। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि साइन चेंज हो जाएगा क्या,
कहीं लेस देन बड़ा ना हो जाए, ग्रेटर देन ना बन जाए, कहीं ग्रेटर देन लेस देन ना बन जाए, ये बिल्कुल नहीं सोचने की ज़रूरत है। बस आप क्या करिएगा, आराम से आप जो है नंबर को ऐड करिए और सब्ट्रैक्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड डज नॉट चेंज द इनइक्वालिटी। ये समझ में आ गया? मतलब दोनों साइड आप नंबर ऐड से कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। और जैसा आपका सोल्यूशन, जैसे जब आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसमें जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है उसमें बेफिक्र हो जाइए कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा थ्रू आउट द एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सेकेंड चीज़ क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल। देखिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल को समझते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल, ये समझने वाली बात है। मल्टीप्लिकेशन पहले मल्टीप्लिकेशन को समझेंगे। देखिए मल्टीप्लिकेशन दो चीज़ से हो सकता है। अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड को और नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करें, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी पे नो चेंज, ऐसे लिखते हैं। इनइक्वालिटी समझिएगा, इनइक्वालिटी साइन डज नॉट चेंज। नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर बोथ साइड को,